हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे कि जो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं आपकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर में, उनमें कैसे कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। देखिए, सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें जो उसका बेसिक है उसे हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है मेटल लिगैंड बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। बट आपका जो CFT है वो एक्सप्लेन करता है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका प्योर आयनिक होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, द मेटल लिगैंड बॉन्ड to be ionic arises from electrostatic interaction between the metal ion and ligands। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, नेम द टाइप ऑफ इंटरेक्शन between metal and ligands according to crystal field theory। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि लिगैंड्स को CFT में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो लिगैंड्स को एज पॉइंट चार्जेस, यानी कि एक चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है इनसे शॉर्ट आंसर टाइप के मल्टीपल चॉइस या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। अब बात आती है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, उसमें भी कई टाइप होते हैं। आयन होता है, आयन डाइपोल होता है। तो यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स मिलते हैं जो कि मेटल आयन से कोऑर्डिनेट करते होते हैं। तो वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो भी डिफरेंट होता होगा, तो उन्हें जान लेते हैं। देखिए, इंट्रैक्शन अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड अगर आपका मेटल आयन से कोऑर्डिनेट करता है तो वहाँ पर आयन आयन इंट्रैक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है इंट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड एंड मेटल आयन, आयन आयन इंट्रैक्शन। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आयन आयन इंट्रैक्शन कहाँ पर होता है, जब वहाँ पर होता है जहाँ नेगेटिव लिगैंड मेटल आयन को कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा है न्यूट्रल लिगैंड एंड मेटल आयन, यानी कि न्यूट्रल लिगैंड और मेटल आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो आपकी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन इन पे बन सकता है। तो ये दोनों आपके पॉइंट हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप के वन वर्ड वाले आंसर वाले क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं डायग्रामिकली। देखिए, ये मेटल है X नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज लिगैंड। अगर इनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है तो आयन आयन इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, ये वाली जो इंट्रैक्शन है, ये जो बीच में बॉन्ड है इनके बीच में ये आपकी इंट्रैक्शन होगी। और अगर यहाँ पर न्यूट्रल लिगैंड, ये आपका क्या है NH3, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड है, इसका मतलब ये वाला आपका इंटरेक्शन होगा। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन और मेटल आयन के बीच में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है स्प्लिटिंग। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो स्प्लिटिंग ही है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है? स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं उसमें 5 सेट्स होते हैं। ठीक है, डी जो सबशेल है उसमें 5 सेट्स होते हैं जिन्हें हम डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये सारे के सारे डिजेनरेट होते हैं। तो हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें वो सारे ऑर्बिटल्स आपके डिजेनरेट ही बताए गए हैं, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में वही ऑर्बिटल्स आपके डिजेनरेट नहीं बताए गए हैं, स्प्लिटेड ऑर्बिटल बताए गए हैं, उसमें सेट्स में बताए गए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्प्लिटिंग क्या है, द कन्वर्जन ऑफ 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये जो आपका कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम में बनाया है, ये आपके जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ये स्फेरिकल फील्ड में है।
ये आपके तब स्प्लिट होते हैं जब लिगैंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, यानी कि जब लिगैंड मेटल की तरफ बढ़ता है और जितना करीब जाता है उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होती चली जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कब होती है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग तब होती है जब मेटल आयन के पास लिगैंड जाता है। ठीक है, या फिर लिगैंड जो है मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है। तो देखिए इसमें दो इन्वायरमेंट हो सकते हैं, होते तो आपके और भी हैं, बट आपको भी 12th स्टैंडर्ड पे टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट एंड ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट ही पढ़ना है। तो देखिए जब आपका डिजेनरेट डी ऑर्बिटल की तरफ, यानी कि जो मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स हैं ये, तो मेटल आयन की तरफ जब लिगैंड अप्रोच करती है और उसमें अगर 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं, ध्यान रखिएगा 6 लिगैंड अगर अप्रोच करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और अगर 4 लिगैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड। तो जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड इन्वायरमेंट होता है तो स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स नीचे जाते हैं। ठीक है, ये बायरी सेंटर है, जो आपका डिजेनरेट लेवल होता है उसको, उसमें जो एनर्जी लेवल है उसे हम बायरी सेंटर बोलते हैं। बायरी सेंटर से नीचे जो ऑर्बिटल्स जाते हैं वो 3 सेट होते हैं, 3 सेट, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, डी वाई जेड, जेड एक्स। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये बायरी सेंटर से नीचे चले जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं इनसे इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और ये लेस स्टेबल हो जाते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये ऊपर चले जाते हैं। अब इसका रीजन भी समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर स्प्लिटिंग में वो ऑर्बिटल्स आपके ऊपर चले जाते हैं जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, जिनके लोब्स अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये दोनों आपके ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल हैं जो जिनके लोब्स आपके एक्सिस पे होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, ये आपके ऑर्बिटल कैसे हैं, ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस आपके जो हैं कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, इन पे ये लाई करते हैं, और जिन जो एक्सिस पे लाई करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है, लिगैंड से ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल लिगैंड बॉन्ड जब बनता है, जैसे ये आपका है, ये मेटल है, ये लिगैंड है, इनके बीच जब बॉन्ड बनता है तो लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन शो करते हैं। उसमें क्या होता है, ये स्प्लिटिंग हो जाती है। अब उसमें जब ज़्यादा रिपल्शन होता है तो वो आपके ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल्स में ज़्यादा रिपल्शन होता है वो ऑर्बिटल्स आपके बायरी सेंटर से ऊपर चले जाते हैं, और जिनमें रिपल्शन कम होता है वो बायरी सेंटर से नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाले जो ये ऑर्बिटल्स हैं इनको हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स लाइंग बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ये आपके बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो जो आपके बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, बिटवीन द एक्सिस जो लाई करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कम रिपल्शन शो करते हैं, और जो ऑन द एक्सिस लाई करते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं, और स्प्लिटिंग में जो आपके 3 सेट हैं डी ऑर्बिटल के वो नीचे आ जाते हैं, यानी कि डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इस वजह से ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिटिंग में बायरी सेंटर से नीचे चले जाते हैं। अब देखते हैं जो टेट्राहेड्रल फील्ड है उसमें क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड में 2 डी ऑर्बिटल का सेट नीचे जाता है और 1 डी ऑर्बिटल का 3 डी ऑर्बिटल्स का सेट ऊपर चला जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ऑर्बिटल्स लाइंग ऑन द एक्सिस है। टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस वाले ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं, ठीक है, और जो बिटवीन द ऑन द एक्सिस होते हैं वो लेस रिपल्शन शो करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में जरूर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका
क्या नाम स्प्लिटिंग है, ये चेंज इसी वजह से हो जाता है क्योंकि अब इसमें रिपल्शन कम हो जाता है, अब इसमें बढ़ जाता है। टेट्राहेड्रल के केस में बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो वेरी सेंटर से ऊपर चले जाते हैं। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जिनके लोब्स एक्सिस पे लाई करते हैं, वो ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, इस वजह से वो वेरी सेंटर से ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए इनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं T2G, ये भी लिख लीजिए। ये जो आपका 3 ऑर्बिटल्स का सेट है इसे बोलते हैं T2G, ठीक है। और ये जो आपका सेट है इसको बोलते हैं EG, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3 सेट का जो 3 ऑर्बिटल्स का जो सेट है उसे T2G बोलते हैं, और जो 2 ऑर्बिटल का सेट है उसको EG बोलते हैं। यहाँ पर अगर आए तो इसको हम केवल T2 बोलते हैं और इसको केवल EG बोलते हैं, E बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखिए G हमने यहाँ पर साइलेंट कर दिया, यहाँ पर G था और यहाँ पर हमने G हटा दिया। अब यहाँ पर G क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल फील्ड है या टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होती है, और इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री होती है, इसीलिए यहाँ पर G यूज़ किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अगर किया जाए कि इसमें G यूज़ किया गया, उसमें G नहीं यूज़ किया गया, तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री है और वहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री नहीं है टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, इस वजह से यहाँ पर G नहीं यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं स्प्लिटिंग में, तो वो छोटी छोटी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा और वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा ताकि आप एक एक पॉइंट को पिक कर सकें और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम्स में वो फटाफट आप उनको आंसर कर ले जाएं। अब देखिए एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो डेल्टा 0 है, यहाँ पर डेल्टा O लिखा है, डेल्टा 0 नहीं इसको पढ़ना कभी भी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग जो होती है उसके बीच में जो आपके सेट बनते हैं EG एंड T2G, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसे डेल्टा O कहते हैं, ठीक है। O ऑक्टाहेड्रल का पहला जो लेटर है ये O, डेल्टा O का मतलब एनर्जी गैप इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। और ये जो आपका है इसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो ये यहाँ पर डेल्टा O नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा डेल्टा T, ठीक है, एनर्जी गैप इन टेट्राहेड्रल फील्ड। नोट कर लीजिए इसको, और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके जानने लायक हैं और एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। और अभी इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हम बताने वाले हैं। एक चीज़ इसमें और जान लीजिए, देखिए जो आपका डेल्टा T है, यहाँ पर मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, जो डेल्टा T है वो डेल्टा O से उसका कैसा रिलेशन होता है, ज़्यादा होता है कम होता है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो एनर्जी गैप होता है स्प्लिटिंग सेट्स के बीच में, वो आपका ज़्यादा होता है डेल्टा T से, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा जाता है डेल्टा O जो है वो बड़ा होता है डेल्टा T से। क्यों, इसका क्या रीज़न, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या उसमें आंसर देंगे। देखिए क्या इसमें आंसर होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो डेल्टा T है, ये जो गैप है, ये किसकी वजह से जनरेट हुआ है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल फील्ड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर 4 लिगेंड्स आपके मेटल आयन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो आपका मेटल का जो ऑर्बिटल है उसमें 4 लिगेंड्स का रिपल्शन शो कर रहा है, ठीक है। 4 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स से रिपल्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर केवल 4 लिगेंड्स ही रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 लिगेंड्स मिलेंगे जो कि रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मोर लिगेंड्स मोर रिपल्शन, ठीक है। तो मोर रिपल्शन है तो यहाँ पर एनर्जी गैप भी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर 4 लिगेंड ही रिपल्शन में इन्वॉल्व हैं, रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जी गैप थोड़ा सा कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो आपकी स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टेट्राहेड्रल फील्ड, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मोर लिगेंड्स इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग
ठीक है, जनरेट्स मोर एनर्जी गैप, यानी कि लार्ज एनर्जी गैप, ठीक है, ये बड़ा एनर्जी गैप होगा, ये ज्यादा होगा इससे, ठीक है। इसमें 4 लिगेंड्स हैं, इसमें आपके 6 लिगेंड हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान भी रखिएगा। अब हम जानेंगे कि जो आपकी स्प्लिटिंग है, ठीक है, जो भी आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो एक एक करके मैं नोटेबल पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा इन्हें, बहुत केयरफुली वॉच करें। देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर मेंशन किया है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड जी सबस्क्रिप्ट। देखिए, जो हम T2G और EG यूज किया करते थे, ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे मैं इधर साइड में लिखे दे रहा हूं, ये जो आपके T2G एंड EG, ठीक है, यहां पर ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड होती थी उसमें हमने G इस्तेमाल किया था, बट जो आपका टेट्राहेड्रल फील्ड होता था उसमें केवल T2, E, यहां से हमने G हटा दिया था, ठीक है। तो ये जो आपका G सबस्क्रिप्ट है ये हमने केवल ऑक्टाहेड्रल में यूज किया था, टेट्राहेड्रल में नहीं यूज किया था। उसका रीजन क्या है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम्स में, तो मैं आपको उसका रीजन बता दूं। जो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जो आपकी सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री है वो नहीं होती। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है नॉट यूज्ड बिकॉज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैज नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री, यानी कि उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल फील्ड होती है उसमें जो आपके स्प्लिटिंग सेट्स होते हैं ऑर्बिटल्स के, डी ऑर्बिटल्स के, उन्हें केवल T2 या EG, T2 एंड E लिखा जाता है। बट आपका जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसमें जब स्प्लिटिंग होती है तो वहां पर डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग के सेट्स होते हैं उन्हें T2G एंड EG लिखा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकता है। अब दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है CFSE, ठीक है, CFSE का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि ये बताती है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है या नहीं है, या उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है या कम है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका हो रहा है उसमें जो मेटल आयन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, बताता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर CFSE का कैलकुलेशन आपके 12th स्टैंडर्ड पे नहीं है, आप उसको हायर स्टडीज़ जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर स्टडीज़ जब करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप अभी यहाँ पर मोटी सी एक बात ये ध्यान रखिए कि जो CFSE है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी को बताती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को या उनकी स्टेबिलिटी को बताती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। CFSE का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कितना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबल है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की CFSE ज़्यादा होती है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे मान लिया आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, 3D4 दे दिया, उसके लिए उन्होंने एनर्जी मेंशन कर दी, और 3D5 दे दिया, उसके लिए एनर्जी मेंशन कर दी। अब उनमें से आपको ये देखना है कि CFSE किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा है। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा होगी CFSE वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक आपका क्वेश्चन बनता है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप का। उसके बाद में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपके लिगैंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लिगैंड्स, उनको डेल्टा O के टर्म्स में यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, द अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O। डेल्टा O आपका क्या है, यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूं। डेल्टा O आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका किस फील्ड में है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है। तो डेल्टा
ओ जो है इसके मैग्नीट्यूड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है लिगैंड्स को। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है इसी को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। देख सकते हैं यहां पर। अब यहां एक चीज, ये जो आपका आयोडाइड से लेकर कार्बोनिल तक दिया है, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। यहां पर डेल्टा ओ आपका सबसे कम इसका है और सबसे ज्यादा डेल्टा ओ आपका इसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का है। तो यहां से उधर को चलते हैं तो डेल्टा ओ की वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जाती है। अब देखो इसमें दो बातें आपकी आती हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड्स होते हैं। अब आइए इनको भी समझ लेते हैं। ये कहां से कहां तक के लिगैंड्स वीक फील्ड लिगैंड होते हैं और कहां से कहां तक के लिगैंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये H2O जो है आपका ये बेस है, ठीक है। ये ना तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना ही आपका वीक फील्ड होता है। इसके उधर जितने भी आपके लिगैंड्स हैं, ये जितने भी आपके लिगैंड्स हैं, ये सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बोले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है, यहां तक जितने भी हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा थोड़ा सा कम है। तो आपको बता दूं, देखिए H2O के बाद जितना आप आगे चलेंगे उतना ही ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। और फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू पर। डेल्टा ओ जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो आप इधर से उधर जैसे जैसे पढ़ेंगे डेल्टा ओ आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा डेल्टा ओ आपका होगा लिगैंड के लिए उतना ही ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इधर जो है आपका H2O के लेफ्ट में जितने भी आपके लिगैंड्स हैं ये सब आपके बोले जाते हैं वीक फील्ड लिगैंड। जैसा कि हमने उधर आपको भी बताया है कि जितना आप राइट चलेंगे, जितना आप H2O के राइट चलेंगे उतना ही फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। वैसे ही H2O के लेफ्ट जितना आप इधर मूव करेंगे उतना ही फील्ड की स्ट्रेंथ लो होती जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। वीक फील्ड लिगैंड हैं ये आपके और इधर आपके वीक फील्ड लिगैंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर H2O जो है आपका वो बेस लिगैंड है। ये न तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना वीक फील्ड होता है। इसके लेफ्ट जितने भी लिगैंड्स हैं वो सारे के सारे आपके वीक फील्ड लिगैंड हैं और H2O के उधर जितने भी लिगैंड्स हैं वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो आयोडो है जो आपका आयोडीन माइनस, ये आपका सबसे वीक फील्ड लिगैंड है क्योंकि इसकी डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे कम होगी। उसके बाद में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा होगी, इसका डेल्टा ओ की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए जो आपका कार्बोनिल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमने और भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं। वीक फील्ड लिगैंड कॉसेज लेसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि जो ये डेल्टा ओ है इसकी वैल्यू कम आती है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉसेज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका लिगैंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, उतना ही ज्यादा जो आपके T2G और EG सेट हमने यहाँ मेंशन किए हैं, ठीक है, जो आपकी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, उनके बीच में जो गैप है वो ज्यादा आता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी जाए अपनी तरह, मतलब ऐसे ही कुछ टर्म्स दे दिए जाए, बोला जाए कि ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, वीक फील्ड कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमेशा डेल्टा ओ के टर्म्स में होती है, उसकी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, एक ऑर्डर होता है। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि डेल्टा ओ की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, जिसके लिए ज़्यादा होगी वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफ़ी रिमेंबर्ड हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके मेमोरी में रहने चाहिए। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका नोटेबल पॉइंट है ग्रेटर द ईज विद विच लिगैंड कैन अप्रोच द मेटल
द ग्रेटर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ पर एक चीज और भी है, जितनी ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू होगी उतना ही आसानी से कोई भी लिगैंड मेटल की तरफ या मेटल की ओर पहुंचेगा, यानी कि उतना आसानी होती है उसको अप्रोच करने में। यहाँ पर अगर कोई वीक फील्ड लिगैंड दे दिया जाए आपसे, जैसे कहा जाए कि H2O है एंड NH3, H2O एंड NH3, H2O और NH3 में आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा लिगैंड मेटल आयन के बहुत ही आसानी से अप्रोच करेगा, मेटल आयन को बहुत ही आसानी से अप्रोच करेगा, ठीक है, तो आपका NH3 होगा, क्योंकि NH3 की स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ किस लिए ज्यादा? क्योंकि आपका डेल्टा O जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल सकते हैं। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये 2 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने लिखा था अभी हमने इसको बताया आपको कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आसानी से वो मेटल को अप्रोच कर लेगा, उतना ही आसानी से मेटल तक पहुंच जाएगा, कोऑर्डिनेशन कर लेगा। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हाई डेल्टा ओ, ये मैंने आपको ऊपर ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगैंड जो होता है उसका डेल्टा ओ वीक होता है, उसका लो होता है, ठीक है। यहाँ पर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात भी हम अभी फर्दर करेंगे। तो आप ये चीज़ अभी पॉइंट्स हैं, इनको लर्न रखिएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगैंड होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जैसे आपका एक लास्ट वाला दिया है नोटेबल पॉइंट, इफ डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, यहाँ पर पी जो है पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। देखिए पेयरिंग एनर्जी वो होती है, जैसे मान लिया कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जो भी है, और एक आपका अगेंस्ट हुन्स रूल है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपका मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर हुन्स रूल के अगेंस्ट पेयर अप कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर अप हो जाते हैं अगेंस्ट हुन्स रूल, वो आपका जो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर लिखा है मैंने, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप एन इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट हुन्स रूल इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। इसको हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर पेयरिंग एनर्जी आपका डेल्टा ओ से कम आता है, यानी डेल्टा ओ आपका ज़्यादा है, तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, या ये आपकी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कंडीशन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइसेस में इसमें से काफ़ी कुछ मिलेगा आपको, तो इसके लिए इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से इसको लर्न रखें और वॉच भी करें। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा है, डेल्टा ओ इज लेस देन पी, यानी कि जब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। डेल्टा ओ जब ज़्यादा होगा तो लो स्पिन बनेगा, डेल्टा ओ जब कम होता है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा कि डेल्टा ओ जब ज़्यादा होता है तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही क्यों बनता है, हाई स्पिन क्यों नहीं बनता। उसके बाद में एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये दोनों आपके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हों, तो यहाँ पर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि इसमें दोनों के 50-50% चांसेस होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो 3 पॉइंट हमने लास्ट में नोट किए हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, और इनमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, लो स्पिन के अकॉर्डिंग, हाई स्पिन के अकॉर्डिंग, वो भी हम आपको भी सिखाएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम जानेंगे कि जो आपके हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर हमने लिख रखा है हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन, कब आपका हाई स्पिन बनता है, कब आपका लो स्पिन बनता है और क्यों बनता है। देखिए हमने आपको वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको भी समझा दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि कब आपके कौन से लिगेंड्स आपके वीक फील्ड होते हैं और कौन से लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। जब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो वहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यू कैसे होती है, और जब आपका वीक फील्ड होता है तो वहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यू कैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में डेल्टा ओ आपका स्मॉल होता है। ये जो आपका ईजी सेट एंड T2G जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच जो स्प्लिटिंग होती है, वो जो ईजी एंड T2G सेट बनते हैं उनके बीच का गैप डेल्टा ओ स्मॉल होता है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। एंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये गैप आपका T2G एंड EG के बीच का
ज्यादा होता है, ठीक है, मैंने इसको लार्ज गैप मेंशन किया है। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे मान लिया यहाँ पर D5 है, ठीक है, या सपोज कर लो D4 है, यहाँ पर हम D4 आयन का कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल। D4 आयन, ठीक है, कोई मेटल आयन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, यानी कि उसके d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब D4 का T2g एंड Eg में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भरता है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे ही तो अरेंज करेंगे, पहले T2g सेट में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको एक एक करके फिल करेंगे, और देन एक आपका ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपका जब डेल्टा O स्मॉल होता है तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आइए स्ट्रॉन्ग फील्ड में इसी को हम देखते हैं। यहाँ पर D4 आयन जो आपका है, इसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा O आपका लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से क्या होगा, जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर एक एक करके भरेंगे ही, ये आपका अकॉर्डिंग टू हुंस रूल है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। और आपका जो 4th इलेक्ट्रॉन लो डेल्टा O वैल्यू के साथ में, जब ये एनर्जी गैप कम होता था तो यहां से यहां पहुंच जाता था, बट डेल्टा O के ज्यादा होने की वजह से जो आपका यहां के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं पहुंच पाता है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी उसमें नहीं होती है कि वो यहां से यहां पहुंच जाए। तो वो क्या होता है, इन्हीं T2g सेट में पेयर्ड हो जाता है, पेयर अप हो जाता है, तो उसको हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। तो यहां रीजन ध्यान रखिएगा, डेल्टा O लार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन Eg सेट में नहीं पहुंच पाता, हायर एनर्जी लेवल में नहीं पहुंच पाता। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती है कि ये इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर ले। तो डेल्टा O जब ज्यादा होता है तो एनर्जी कम होने की वजह से, या डेल्टा O के ज्यादा होने की वजह से, एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अगेंस्ट पेयर अप हो जाते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल है, बट ये आपका अकॉर्डिंग टू हुंस रूल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है तो ये ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अगेंस्ट पेयर अप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है। तो देखिए दो हमने डायग्राम आपको रिप्रेजेंट किए हैं, जिनसे आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, ठीक है। हाई स्पिन और लो स्पिन की कंडीशंस क्या हैं, हाई स्पिन वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का मेन वर्क क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा O की वैल्यू है वो वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कैसे चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली हैं। अब हम जानेंगे कि हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसमें डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक हम देखते हैं, तो उसको हम कैसे जज करेंगे। देखिए आपको इनिशियल थ्योरी के अकॉर्डिंग बता दें, आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा कि जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक आयन होगा, वो आपका उसमें एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर D5 का हम D5 मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे आपका Fe6 ट्रिपल माइनस आयन, ये आपका D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका D5 है, इसका 3D5 आता है, करके देखेंगे जब हम, तो इसमें 3D5 आपको मिलेगा। अब होगा क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अकॉर्डिंग टू वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर क्या होगा, T2g 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हो जाएगा T2g3, Eg1, ठीक है, Eg1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू CFT, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू CFT। उसमें जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफरेंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखिए T2g सेट जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg जो सेट है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर आते हैं, D5 था आपका लो स्पिन, यहां पर जो Cn नेगेटिव है
ये कैसा है, डेल्टा ओ हाई है, यहां पर लिख सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो कौन सा है, साइनाइडो, Cn-, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है जिसकी वजह से डेल्टा ओ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पर D5 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहां होने चाहिए थे वो इसी में पेयर अप हो जाते हैं, T2G सेट में ही पेयर अप हो जाते हैं। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर नहीं अप्रोच कर पाता है, यहां पर लिख सकते हैं ये आपका था एनर्जी गैप, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या बनेगा, यहां पर इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा T2G5 इजी 0। नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें देखे जाए तो कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर मैं नीचे लिखे दे रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, यहां पर देख सकते हैं यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड लेते हैं, सेम मेटल आयन D5 जैसे आपका FeH2O का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव, ये भी आपका क्या है 3D5, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इसको भी हम अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर जो डेल्टा O है स्मॉल होगा, क्यों होगा ये भी आप जान लीजिए, क्यों होगा यहां पर डेल्टा O स्मॉल, ड्यू टू वीक फील्ड लिगैंड। यहां पर वीक फील्ड लिगैंड कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन हमने मेंशन किया है इसमें H2O आपका लिगैंड है, तो यहां वीक फील्ड लिगैंड आपका कौन सा है, H2O, ठीक है, एक्वो, ये आपका वीक फील्ड लिगैंड है जिसकी वजह से डेल्टा O की वैल्यू कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, यानी एनर्जी गैप कम है। अब क्या होगा यहां पर हुंस रूल के अकॉर्डिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप कम है। देखिए क्या होगा यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको देखने को यहां मिल रहा होगा कि ये जो आपका सेट है इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, T2G3 एंड EG2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके केस में, वीक फील्ड के केस में, ठीक है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था तो यहां पर T2G5, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर एनर्जी लेवल वाले सेट में ही पेयर अप हो गए थे, फील हो गए थे। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। ये आपका FeH2O का होल 6 जो है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सारे के सारे हैं, ठीक है, 5 हैं। यहां पर 5 आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स में 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट से अगर बना हो कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर 5 है। अब देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सबसे पहले तो ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहां पर नीचे मैं लिखे दे रहा हूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आते हैं इन कंपैरिजन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। एक तो ये कंक्लूजन निकलता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज और ध्यान देना, एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो सकता है, तो आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होगा लो स्पिन के कंपैरिजन ज्यादा होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें बहुत सारी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत अच्छे से इसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करिएगा ताकि ये अच्छे से इसको याद रख सकें।
अब हम जानेंगे कि जो आपके मेटल आयंस हैं उनके स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के केस में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ एक एक करके हम मेंशन करेंगे। देखिए, इसको हम D1 से लेकर D10 तक करेंगे। देखिए, पहला जो है आपका मेटल आयन, ये आपका D1 हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स है हो सकता है उसमें D1 आपका आयन हो, ND1 आपका हो। यहाँ पर N जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चाहे तो आप D1 लिख लें या फिर ND1 लिख लें, कुछ भी लिख लें। अब यहाँ पर जब स्प्लिटिंग हो जाएगी लिगैंड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो होता क्या है, आपका दो सेट्स में डिवीजन होता है, EG एंड T2G। मान लेते हैं ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम इसको करने जा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड टेट्राहेड्रल फील्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें जो आपके सेट्स हैं उनमें डिफरेंस होता है, उसमें जी सब्सक्रिप्ट नहीं यूज की जाती है, और जो टेट्राहेड्रल है उसमें, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल में यूज की जाती है और टेट्राहेड्रल में नहीं की जाती है। तो देखिए D1 जो आपका है आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। सबसे पहले देखिए T2G होता है सेट, इसकी एनर्जी कम होती है, तो T2G हो जाएगा 1 एंड EG आपका हो जाएगा 0, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 0। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड। और अगर इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में करेंगे तो ये भी आपका यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन अगर है आपका तो आई थिंक T2G में ही पहले आएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया D1 के लिए। अब आपका अगर मेटल आयन D2 टाइप का है, ठीक है, तो यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है T2G एंड EG में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, क्या हो जाएगा, T2G 2 हो जाएगा, EG 0 हो जाएगा। क्यों, कि देखिए यहाँ पर T2G जो है आपका, उसमें जो सेट बनता है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, और ये जब तक इसमें 3 नहीं फिल होंगे तब तक आगे नहीं जाता है। ये अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल बताया जाता है। ठीक है, तो हुन्स के अकॉर्डिंग जब तक आपके T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक वो EG नहीं फिल होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, 6 जब तक नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये होता है। तो अभी यहाँ पर D2 में वीक फील्ड में ये होगा एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी आपका यही रहेगा। T2G, ठीक है, EG, T2G क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, अगर आपका D3 आयन है तो यहां आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें T2G जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड EG आपका 0 हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखिए T2G में सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 आपके ये जो T2G सेट है ये 3 d ऑर्बिटल्स का सेट होता है, dxy yz zx का। और EG जो है वो 2 d ऑर्बिटल्स का सेट होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो यहां पर ये जो आपके D1 से लेकर D3 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होते हैं। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो नेक्स्ट आपका होता है D4, उसको हम करेंगे। अगर आपका D4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो यहां होगा T2G एंड EG। अब देखिए इसमें 3 से ज़्यादा आप नहीं भरेंगे, क्योंकि आपका वीक फील्ड स्ट्रेंथ है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ से आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा T2G एंड EG। देखिए ये आपका 3 है, ठीक है, और वीक फील्ड लिगैंड था तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया, इनके बीच का गैप कम हुआ,
कम होगा, इसीलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। बट जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो T2G और EG के बीच का डेल्टा वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन EG तक नहीं पहुंच पाता जब तक T2G आपका कंप्लीटली फील्ड नहीं हो जाता। तो यहां पर हो जाएगा T2G4 EG0। ठीक है, अब हम D5 को करेंगे। D5 को जब करेंगे तो यहां होगा T2G एंड EG। यहां पर दोनों साइड में पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में इसको परफॉर्म करूंगा। देखिए ये जैसे है मान लिया, अब इसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, D5 आयन है आपका, तो यहां क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे, ये तो वीक फील्ड का था, स्ट्रॉन्ग फील्ड में जब जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन इसी में भर जाएंगे और यहां 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप T2G और EG के बीच बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन EG तक नहीं पहुंच पाता, वो T2G में ही पेयर अप हो जाते हैं। उसके बाद D6 का हम देखेंगे। D6 में क्या है, यहां पर वीक फील्ड लिगैंड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस आएगी अगर आपको तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में ही आएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में आएगी। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां क्या होगा, यहां होगा 4। पहले देखिए 3 1 1 1 तो भरेंगे ही भरेंगे, इसमें 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2। ठीक है, और यहां पर जब हम करेंगे तो यहां देखिए, यहां टोटल आपके 6 इसी में हो जाएंगे और यहां हो जाएगा 0। T2G 6 एंड EG 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब देखिए इसके बाद में अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं रख सकता अपने पास। तो यहां D7 में जब जाएंगे हम, तो यहां आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा, T2G और EG में तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ही होगा, बट यहां पर कुछ आपका हुंस रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। क्या होगा वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, EG देखिए यहां 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2, क्योंकि यहां पर जो T2G सेट है उसके पास 3 आपके सेट है, 3D ऑर्बिटल्स हैं, और तीनों D ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर उसके बाद 2 यहां गए, फिर उसके बाद में 2 और यहां पर आ गए। ठीक है, तो ये टोटल 7 हो गया। इसमें जब आएंगे तो यहां क्या होगा, यहां होगा T2G 6 एंड EG 1। अब जब पूरा ये भर गया, इसका पेट पूरा भर गया पूरी तरह से, जब कहीं भी खाने की कोई गुंजाइश नहीं रही, तब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया, वो भी इसकी मजबूरी थी इस वजह से। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट आपका है D8। D8 में दोनों सेम होंगे। ठीक है, T2G EG, यहां पर भी है T2G एंड EG। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें सारे भर जाएंगे, उसमें 2 रहेंगे। यहां पर जब आएंगे तो यहां हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा 2। अब देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर। ठीक है, दोनों आपके, अब इसके बाद में जितने भी आपके हैं D9 D10, इनमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा सामने ही लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूं। अभी मैं इनको लाइन से मार्क कर दूंगा कि किसका कौन सा है। ठीक है, नहीं तो आप लोगों से गलती भी हो सकती है। T2G EG, T2G EG। देखिए यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 3। ठीक है, यहां भी यही होगा 6 एंड 3। अब देखिए D10 में क्या होगा, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा 6, यहां भी हो जाएगा 4। देखिए यहां पर कितने आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस सेम हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए D1 का था ये, ठीक है, D2 का ये है, D3 का ये है। मैं इनको लाइन से मार्क किए दे रहा हूं ताकि आप उसको उसके सामने ही वॉच करें। D6 का ये है, D7 का ये है, D8 का ये है, D9 का ये वाला है,
एंड D10 का ये वाला है, ठीक है। और इन्हीं के सामने जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस हमने दिखाए हैं उसमें ये वाला है, फिर इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये आपका हो गया D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। अब देखो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है जो कि आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा। देखिए D4 से लेकर D7 तक इतने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, केवल इन्हीं में वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड में दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। आप देख सकते हैं D4 में स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड में T2G3 है और Eg1 है, इधर आपका T2G4 है, इधर Eg0 है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर D5 में करेंगे तो D5 में 3 and 2 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर 5 के 5 एक ही में पेयर अप हुए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डिफरेंस है। D6 में भी देखिए वीक फील्ड का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड का ये है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ 4,2 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ 6,0 में हो गया है। उसके बाद D7 पे जाएंगे तो D7 में वीक फील्ड में 5 and 2 में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वीक फील्ड के केस में T2G और Eg में ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में 6 and 1 है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ही केवल डिफरेंस है, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो D4 था और D7 केवल यहीं तक डिफरेंस है, तो माना यह जाता है कि हाई स्पिन और लो स्पिन केवल आपका D4 से D7 तक ही होता है, इसके बाद में सारे हाई स्पिन, इसके ऊपर सारे हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन केवल इसी में, इतने में होता है, और ये चीज सबसे बेहतरीन तरीके से CFT ही एक्सप्लेन कर पाई थी, इसको VBT ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है। D4 से D7 मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, देखिए लो स्पिन एंड हाई स्पिन complexes are formed D4 to D7 मेटल आयंस, ठीक है, मेटल आयंस। और एक चीज और बता दें आपको कि यहां पर जो फील्ड स्ट्रेंथ लिखी गई है, अगर इसमें हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो वीक फील्ड थी आपकी, ठीक है, वीक फील्ड में, वीक फील्ड लिगेंड में एक यहाँ पर टर्म और भी ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम इसके साथ में पेयरिंग एनर्जी वाला टर्म लिख दें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर डेल्टा O और डेल्टा O और P में रिलेशन एक होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऐसे दे देते हैं और फिर पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा, ठीक है। ये आयन दे देंगे और ये रिलेशन दे देंगे, तो यहाँ पर जो डेल्टा O है वो क्या है, कम होता है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ पर डेल्टा O की जो वैल्यू है वो कम होती है, और यहाँ पर जो डेल्टा O है वो ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। तो मैंने दोनों को यहाँ मेंशन कर दिया है। कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड नहीं लिखते हैं और केवल ये लिख देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन। तो यहाँ पिछली बार बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इस पे आया था, तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए और उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा, अगर लो स्पिन और हाई स्पिन की बात केवल D4 से D7 तक ही करते हैं, इसके ऊपर इसके नीचे फील्ड की स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, कोई मतलब नहीं होता है। नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम अपनी क्वालिटी और अपने मैटर को और इम्प्रूव कर पाएँ।